हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने प्लास्टिक से बनने वाले बहुत सारे चीजों के बारे में सुना होगा, जैसे प्लास्टिक से एक रिमोट बन सकता है, प्लास्टिक से खिलौने बन सकते हैं, मोबाइल बन सकता है, एसी बन सकता है, फर्नीचर बन सकता है। प्लास्टिक से बहुत कुछ बन सकता है। लेकिन एक नई चीज जो दुनिया को हैरान भी करती है और वैज्ञानिकों को परेशान भी कर रही है, वो है प्लास्टिक का चट्टान। प्लास्टिक का न सिर्फ एक चट्टान बल्कि चट्टानों के बहुत सारे समूह एक खास जगह पर देखे गए हैं, प्राप्त हुए हैं, और पता चला है कि किस प्रकार से मानव की गतिविधि ने प्लास्टिक को बहुत दूर तक पहुंचा दिया है और वहां पर वह अपना प्रभाव भी दिखा रही है। तो क्या है पूरी खबर, इसको हम समझेंगे। लेकिन मुख्य बात क्या है कि प्लास्टिक की एक चट्टान प्राप्त हुई है। अब बात आती है कि खबर क्या है। वाई हैव प्लास्टिक रॉक्स बीन फाउंड ऑन द रिमोट ब्राजीलियन आइलैंड ऑफ ट्रिनडेड। ट्रिनडेड नाम का एक आइलैंड है, ब्राजील का आइलैंड है। वहां से जुड़ी हुई खबर है जो कि बहुत दूर है, एक सुदूर क्षेत्र में है। ब्राजील की जो मुख्य भूमि है उससे अलग है। उसके बावजूद वहां पे कोई मानवीय गतिविधि जब नहीं हो रही थी तो भी प्लास्टिक मिलता है। ना सिर्फ प्लास्टिक बल्कि प्लास्टिक से बनी हुई चट्टान। तो आखिर ऐसा कैसे हुआ, इसको हम समझेंगे निम्नलिखित माध्यम से। पहला होगा चर्चा में क्यों, कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने की वजह तो आप समझ ही रहे हैं कि यह प्लास्टिक जो चट्टान मिली है वह हाल ही में मिली है। उसके बाद हम समझेंगे कि ट्रिनिडेड द्वीप की भूवैज्ञानिक विशेषता, आखिर यह ट्रिनिडेड द्वीप जो है वह क्यों इतना महत्वपूर्ण है और वह हमें हैरान क्यों कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सुदूर द्वीप पर कैसे बनी प्लास्टिक की चट्टान। आखिर यह प्लास्टिक चट्टान बनी है तो इसको बनने की एक प्रक्रिया रही होगी, वह प्रक्रिया क्या रही होगी इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो समुद्री प्रदूषण हो रहा है, जो कि समुद्र एवं समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में हमें दिखाई दे रहा है, वह कितना दुष्प्रभावी हो सकता है। उसके बाद आगे की राह क्या होनी चाहिए, उसके बाद अभ्यास प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो आप नक्शे पर देखिए, यहां पर यह आपका ब्राजील क्षेत्र है और इसी से 1100 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर से भी थोड़ा अधिक दूर साउथ अटलांटिक ओशियन में आपको यह द्वीप दिखाई देगा। और द्वीप का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ट्रिनिडेड द्वीप इसका नाम है, ट्रिनिडेड आइलैंड। किस प्रकार का आइलैंड है, ज्वालामुखी आइलैंड है। ज्वालामुखी द्वीप से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो धरती के अंदर मौजूद मैग्मा था बाहर आया लावा के रूप में और उससे द्वीप बना, इसे कहते हैं ज्वालामुखी द्वीप। तो प्लास्टिक के मलबे से चट्टान की खोज इसी खास जगह पे हुई है। कुछ लोग गए थे यहां पे कुछ विशेष अध्ययन के लिए किसी और काम से, लेकिन उन्हें मिल गया यह जो उन्हें चौंकाने वाला था। इसको लेकर आए और पता चला कि आखिर यह किस प्रकार बना है, तो यह प्लास्टिक से बना है। तो आगे की बात आती है ट्रिनिडेड द्वीप की भूवैज्ञानिक विशेषताएं क्या है। वहां जो लोग जा रहे थे अध्ययन के लिए, कुछ वजह थी, उस बात को भी समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि यह जो ब्राजील का, कहां का है, ब्राजील का सबसे पूर्वी और सबसे दूरस्थ बिंदु है। अब इस जगह पे चूंकि है आइलैंड है, ज्वालामुखी द्वीप है, इसको बनने में 3 मिलियन वर्ष लगे थे। 3 मिलियन वर्ष पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई थी अटलांटिक महासागर में और उसी प्रक्रिया के माध्यम से यह बना था। अभी इसकी ऊंचाई कहीं कहीं पे 600 मीटर के आसपास भी इस द्वीप की मिल जाएगी, कुछ कुछ पॉइंट्स पे इस द्वीप की ऊंचाई। और गहराई की बात करें तो 6000 मीटर तक, नीचे तक तो गया ही है। अब बात आती है कि महत्वपूर्ण क्यों है। मानव की यहां पे गतिविधि नहीं है, लेकिन अन्य जीव यहां पर मौजूद है, जैसे कि समुद्री पक्षी यहां पर आते हैं, समुद्री जीव आते हैं। उसके अलावा जो वहां की स्थानीय वनस्पतियां हैं वो भी वहां पे फल फूल रही है। उसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीव जिसे हम क्या कहते हैं, हरे समुद्री कछुए। ये हरे समुद्री कछुए वहां पर अपना अंडा देते हैं और उसके बाद उसकी जनसंख्या बढ़ाने का अपना काम वहां पे वो कर रहे हैं। तो याद रखिएगा यहां पे कुछ और पक्षी हैं, जैसे कि ट्रिनेट पेट्रेल है और महान यानी ग्रेट पिग्रेट बर्ड है। तो इनको याद रखिएगा जो इस द्वीप से जुड़े हुए हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो संरक्षित क्षेत्र है हरे समुद्री कछुओं के लिए क्या है, याद रखिएगा संरक्षित क्षेत्र। और ना सिर्फ संरक्षित क्षेत्र कहेंगे इसे हम, पूर्ण रूप से, पूर्णतः। इसका मतलब कि यहां पर मानवीय गतिविधि
नहीं हो रही थी और आगे भी नहीं होगी। पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र है, यहां पर हरे समुद्री कछुओं की आबादी बढ़ाने का कार्य या प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में बात उठती है। इसके अलावा अगर बात करें आसपास के क्षेत्र में, तो जैसे शार्क भी वहां पर मौजूद हैं, डॉल्फिन भी है, कोरल यानी प्रवाल भित्तियां भी उसके आसपास, आइलैंड के आसपास देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बात आती है कि आखिर इस जगह पर जहां पर मानव की कोई गतिविधि नहीं थी, वहां पर प्लास्टिक पहुंचा कैसे? और प्लास्टिक चलिए पहुंच भी गया, तो प्लास्टिक चट्टान कैसे बन गई? दो सवाल आते हैं, दोनों ही सवालों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो बात आती है सुदूर द्वीप पर कैसे बनी प्लास्टिक की चट्टान। देखिए, अब चूंकि वह एक संरक्षित क्षेत्र है और स्थायी रूप से पूर्णतः संरक्षित क्षेत्र है, मानव की गतिविधि नहीं है और प्लास्टिक पहुंच रहा है, इसका मतलब इंसान वहां प्लास्टिक लेके नहीं गया, प्लास्टिक वहां पहुंच लेकिन जरूर गया। तो प्लास्टिक कैसे पहुंचा? मछली पकड़ने का जाल, जैसे मछली पकड़ने का जाल है, उसके माध्यम से प्लास्टिक वहां तक पहुंचा। जो जल की लहरें होती हैं, महासागर की लहरें होती हैं, वो किनारों तक इस प्रकार के प्लास्टिक की चीजों को किनारे लगा देती हैं। तो जो लहरें हैं, लहरें ने क्या हुई? किनारे लगा दी। तो प्लास्टिक कहीं भी मौजूद था, लेकिन लहरें और हवाओं के माध्यम से वह किनारे पहुंच गई, द्वीप के किनारे में लग गई। अब द्वीप के किनारे पे जब वे लगती हैं, तो वहां पे तलछटी कणिकाएं हैं, उन तलछटी कणिकाओं के साथ प्लास्टिक मिलता है और उसके बाद चट्टान बनता है। तो आप सोचेंगे कि ऐसे कैसे प्लास्टिक मिल जाएगा? आपस में तो ऐसे मिल नहीं सकता। एक तरफ यहाँ पे कणिकाएं रख दें, यहाँ प्लास्टिक रख दें, आपस में मिलकर चट्टान नहीं बनेगा। एक प्रक्रिया और यहाँ पे शामिल है, वह क्या है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश मतलब यहां पे ऊष्मा मिल रही है। जब ऊष्मा मिलती है तो प्लास्टिक क्या होगा? प्लास्टिक पिघल जाएगा। और जब प्लास्टिक पिघल जाएगा तो धीरे धीरे इन्हीं तलछटी कणिकाओं के साथ यह मिल जाएगा और कुछ समय के बाद जब वापस से यह जमना शुरू होगा तो एक चट्टान के रूप में दिखाई देगा। एक खास अलग रंग का, हरे नीले रंग का यह दिखाई दिया है, जो वर्तमान में वहां पे मौजूद है। तो अब बात आती है, ऐसा जो हो रहा है यह अपने आप में जो जियोलॉजिकल साइकिल है उस पे साफ साफ मानवीय प्रभाव को दिखा रहा है। यानी कि जो एक जियोलॉजिकल साइकिल है, जैसे कि चट्टान बनने की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जैसे किस प्रकार से अपक्षय अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, और उस निक्षेपण के माध्यम से किस प्रकार से चट्टान बनती है, उस एक प्रक्रिया में मानवीय प्रभाव कैसे पड़ा कि वह प्रक्रिया, चट्टान बनने की प्रक्रिया में प्लास्टिक भी शामिल हो गया। जिस प्रकार से हमारी नसों में, हमारे अंदर, आज खून के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है, आर्कटिक क्षेत्र में जहां मानवीय गतिविधि नहीं वहां प्लास्टिक पहुंच चुका है, उसी प्रकार से चट्टान बनने की इस जियोलॉजिकल साइकिल में भी प्लास्टिक पहुंच चुका है। तो बात आती है, इस पर मानवीय प्रभाव तो हमने साफ साफ देख लिया। अब यह जो प्रभाव है, इससे वहां के जो जीव हैं उन्हें यह कैसे प्रभावित करेगा? जो इससे माइक्रोप्लास्टिक भी इसके साथ साथ वहां गए हैं, वह किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उनके जीवन को प्रभावित करेगा, उनके थ्रू ये हम तक, उन जीवों के थ्रू ये हम तक वापस आएगा, हम इंसानों के पास आकर ये हमें नुकसान करेगा। हमारे पेट तक अगर पहुंचता है तो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगा। तो देखिए, इस खास चट्टान के प्लास्टिक का एक नाम दिया गया, उसका नाम क्या है? प्लास्टिग्लोमेरेट्स। ठीक है, इस नाम को भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब आगे की बात आती है, चट्टान पहुंच गया, सॉरी मतलब प्लास्टिक पहुंच गया और उससे चट्टान बन गई, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यह जो समुद्री प्रदूषण है, समुद्र में ही तो प्रदूषण हुआ, प्लास्टिक कहां पे था? समुद्र में था। उससे कुछ प्लास्टिक किनारे लग गया, कुछ समुद्र में नीचे चला गया, कुछ ऊपर ही रह गया, जैसे प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन। ज्यादातर अगर आप देखें तो जो प्लास्टिक है उसका निपटान सही तरीके से नहीं हो रहा है। प्लास्टिक और जो कचरा है उसका निपटान जो समुद्र में होना चाहिए वह सही तरीके से नहीं हो रहा है, अनुचित हो रहा है, होना नहीं चाहिए। दूसरी बात आती है कि अनुचित हो रहा है तो उस पर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि उपयोग बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा हुई। उसके अलावा देखा जाए तो जैसे कि 50 माइक्रोन
से कम माइक्रोन के जो भी प्लास्टिक है उस पर बैन लगा दिया भारत सरकार ने। इससे ऊपर का अगर प्लास्टिक है तो चूंकि वह रिसाइकल हो सकता है, इस वजह से उसको अभी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन 50 माइक्रोन से ऊपर होना चाहिए। सिंगल यूज प्लास्टिक जिसका एक बार उपयोग किया उसके बाद वह किसी काम का नहीं रहा और वह कहीं ना कहीं डंप हो गया, समुद्र में चला गया, कहीं भी चला गया, ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि वह समुद्री पारिस्थितिकी को खराब करता है, वहां के जो पौधे हैं, वहां के जो जीव हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है। और इस प्रकार से अगर यह बढ़ता रहा, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि 12 मिलियन टन प्लास्टिक प्रतिवर्ष समुद्र में पहुंच रहा है, तो सीधी सी बात है कि एक समय ऐसा आएगा कि मछलियों से ज्यादा वहां पे प्लास्टिक मौजूद होगा और हमारी पेट में भी मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक जा रहा होगा। अब बात आती है, क्योंकि यह प्लास्टिक इतना इकट्ठा हो गया है, तो अपने आप में कह रहे हैं जिस प्रकार से प्लास्टिक की चट्टानें बन रही हैं उस प्रकार से धीरे धीरे प्लास्टिक का पूरा द्वीप भी देखने को आगे आने वाले समय में हमें मिल सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्लास्टिक बढ़ रहा है, इसका मतलब कि माइक्रो प्लास्टिक भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 80% जो कचरा है, जो प्लास्टिक है, उसका 80% माइक्रो प्लास्टिक बनने के लिए तैयार है। तो ऐसी स्थिति में हमें विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक ही ऐसी चीज है जो हमारी खून तक में पहुंच चुका है, तो उसका विशेष ध्यान रखना होगा। इसे कंट्रोल करना फिर मुश्किल है। तो माइक्रो प्लास्टिक ना बने उसके लिए पहला ध्यान क्या रखना होगा कि रिसाइकल वाले जो प्लास्टिक होते हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, रिसाइकल किया जाए, उसका एक प्रबंधन हो। अब यह अपने आप में एंथ्रोपोसीन, जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ ह्यूमंस, उस समय में हम देखते हैं जो मानव का युग है, स्पेशली एंथ्रोपोसीन युग किसे कहा जाता है, जहां पे कुछ लोग कहते हैं कि जो औद्योगिक काल था, जिस समय से मानवीय हस्तक्षेप जो बढ़ता है, जिससे जलवायु परिवर्तन का जो असर दिखाई देता है, उस मामले में हम कह सकते हैं कि क्या है यह एज ऑफ ह्यूमंस। यहां पर प्लास्टिक का उपयोग धीरे धीरे आने वाले समय में फिर हम देखते हैं, पहले जलवायु पर इसका हम असर पहुंचा रहे हैं, अलग अलग तरह के ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, फिर प्लास्टिक आया, उसका दुरुपयोग, सिंगल यूज प्लास्टिक, इस वजह से प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। अब आगे की राह देखिए क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, प्लास्टिक पर लगाम तो लगानी पड़ेगी। रिसाइकल जो हो रहा है वह 10% से भी कम हो रहा है, 10% से भी कम क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है। वह करना बहुत जरूरी है। रिसाइकल, रीयूज, ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जो RRR का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान रखिएगा। और रिड्यूस, दुनिया को उस तरफ बढ़ना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग जहां तक हो सके वहां तक प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इसके लिए जरूरी है कि वैश्विक दृष्टिकोण, वैश्विक रूप से एक साथ आना होगा। और जब ये सारी चीजें होंगी, हम वैश्विक रूप से प्रयास करेंगे, RRR, ठीक है, रिसाइकल, रीयूज और रिड्यूस, इस पर ध्यान देंगे। जब हम ध्यान देंगे कि यह हमारे लिए नुकसानदायक है और भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता है जो सतत विकास है, जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है, जो हमारे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं जिसे 2030 तक पूरा करना है, इस 17 सतत विकास लक्ष्य में एक चीज क्या है प्लास्टिक से भी बचने की बात कही गई है। तो जरूरी हो जाता है कि हम इस बात का विशेष ध्यान रखें। सतत विकास का मतलब यही है कि हम आज अपने पास जो संसाधन है उसका उपयोग कुछ इस प्रकार से करें कि आने वाली पीढ़ी भी सही तरीके से उसका उपयोग कर पाए, उसके उपयोग के लिए संसाधन मौजूद हो सही तरीके से। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में इस खबर पर क्या अपडेट होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। तो अभी देखते हैं एक प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक की चट्टानों की वजह से चर्चा में रहा ट्रिनिडेड द्वीप किस देश से संबंधित है। आपके ऑप्शन है यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।